अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद और मैं हूं ज़शान बशीर। प्रोग्राम में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। पाकिस्तान में कुंडा कल्चर फरोग पा गया। वजारत तवानाई और मुतालिका महकमों की गफलत, यौमिया 1 अरब 61 करोड़ रुपए की बिजली चोरी होने लगी। जान बचाने वाली अद्वियात मार्केट से गायब, मरीज मुश्किल में आ गए। ड्रैब का मुतबादिल ब्रांड और नए लाइसेंस देने का फैसला। क्या मरीजों को सस्ती अद्वियात मिल पाएंगी? चीनी के बाद ओपन मार्केट में गंदम महंगी होने से आटा महंगा। लोगों की कुव्वत खरीद कम होने से ग़ज़ाई बहरान का खदशा। क्या रूसी गंदम मदावा कर पाएगी? और खैरपुर में नहरी पानी की अदम दस्तयाबी से जमीनें बंजर होने लगी। काश्तकार एहतजाज पर मजबूर। नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वजारत तवानाई और मुतालिका महकमों की गफलत और अफसरान की मिली भगत से मुल्क में माहाना अरबों रुपए की बिजली चोरी होने लगी है। बिजली चोरी और बिजली सार्फिन से बिजली के बिलों की वसूलियों में नाकामी का बोझ न सिर्फ आवाम बल्कि मुल्क की मईशत के लिए बड़े नुकसान का बाइस है। बिजली चोरी मुल्क का बड़ा मसला है। KP के इलाके बन्नू, डेरा इस्माइल खान, टांग और शांगला में 100% बिजली चोरी करके कौमी खजाने को चूना लगाया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। गुज़श्ता रोज़ हम बात कर रहे थे महंगी बिजली और बढ़ते बिलों के हवाले से, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि जब बिजली चोरी होगी तो डेफिनेटली मईशत को नुकसान होगा और अल्टीमेटली इसके तमाम तर जो नताइज हैं वो आवाम पर इसके आएंगे। बहरहाल इस सिलसिले में हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है, वो देख लेते हैं। बिजली चोर अब नहीं बच सकेंगे। हुकूमत ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई का आगाज कर दिया। लेस्को, मैपको, गैपको, हेस्को, आइस्को के सर्कल्स में सैकड़ों बिजली चोरी के कनेक्शंस मुनक़ता किए गए। लाखों रुपए के फौरी जुर्माने भी किए गए। लेस्को सर्कल में साबिक MNA मेहर सईद अहमद जफर पटिहार समेत 330 मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चूनिया में ज़रूरी ट्यूबवेल पर बिजली चोरी पकड़े जाने पर मुलजिमों का लेस्को टीम पर हमला, गन पॉइंट पर अगवा करके तशद्दुद का निशाना बना डाला। बिजली चोरों के साथ साथ गैस चोरों के खिलाफ भी ऑपरेशन शुरू। फैसलाबाद और बहावलपुर में मुतादिद कनेक्शंस काट दिए गए। तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। नाजरीन, हुकूमत इस हवाले से काफी मुतहरिक हो गई है और बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। कार्रवाइयां भी की गई हैं और काफी गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। बिल्कुल, इस सिलसिले में मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। गुज़श्ता रोज़ सियासी शख्सियात समेत 293 अफराद की बिजली चोरी पकड़ी गई है। मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है कार्रवाई की, हम जानेंगे। सबसे पहले हैदराबाद का रुख कर लेते हैं। वारिस बिन आज़म हमारे साथ मौजूद हैं। वारिस, बताइएगा, बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है, क्या पेशरफ्त है? जी बिल्कुल, बिजली चोरों की अब खैर नहीं। पूरे मुल्क की तरह हेस्को रीजन में भी जो बिजली चोर है उनके खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। हेस्को रीजन में पूरे में 2 रोज के दौरान बिल ना दहनगान से जो है 2 करोड़ 72 लाख से ज्यादा की रिकवरी की गई है, जबकि 2 रोज के दौरान 3800 से ज्यादा गैर कानूनी कनेक्शन भी मुनक़ता कर दिए गए हैं। मेरे साथ इस वक्त तर्जुमान हेस्को सादिक कुबर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, किस हिकमत अमली के तहत कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और किस तरह इसको आगे लेके जाएंगे? हमने अब तक जो कार्रवाइयाँ की हैं उसमें 2 करोड़ 72 लाख रुपए जो है वो हमने नादनगान से वसूली भी की है और उसके अलावा 3800 हमने कनेक्शन जो है वो काटे हैं और इसी तरह 40 अफराद के खिलाफ लेटर लिखे हैं मुतल्लिका थानों में, जिनके खिलाफ बिजली चोरी की FIR दर्ज होगी। और इस वक्त जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसमें पुलिस और मजिस्ट्रेट जो मकामी इंतजामिया है, जिसको हम DC कमिश्नर कहते हैं, उनकी मदद हमें हासिल है। बिजली चोरों के खिलाफ हमारा ऐलान जंग है। जी बिल्कुल, तर्जुमान हेस्को की भी इनका यही कहना है कि बिजली चोर जो है उनके खिलाफ ऐलान जंग कर दिया गया और ये जो ऑपरेशन है दिनों रात जारी है। जी, कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। अगर हम मुल्तान की बात करें तो मैपको भी इस हवाले से काफी मुतहरिक है और मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं ताकि बिजली चोरी को रोका जाए। यासिर मजीद से बात करते हैं। यासिर, बताइएगा कि अब तक कितने मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, क्या कोई गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है? ये जनूबी पंजाब में बिजली चोरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन का आज आगाज कर दिया गया है। ऑपरेशन के पहले रोज ही 293 बिजली चोर पकड़े गए हैं, जिनमें 2 अहम सियासी शख्सियात भी शामिल हैं। इसके अलावा 293 मजीद बिजली चोर हैं जिनको पकड़ा गया है। मुल्तान में 47 बिजली चोर आज एक दिन में पकड़े गए हैं। डीजी खान में 47, बिहाड़ी में 22, बहावलपुर में 26 बिजली चोर पकड़े गए हैं। इसी तरह से साहिवाल में 22, रहीमियार खान में 30, मुजफ्फरगढ़ में 43 और भावलनगर में 17, जबकि खानेवाल में 14 अफराद बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए हैं। मैपको हुकाम के मुताबिक ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है। मुख्तलिफ इलाकों में टास्क फोर्स सरगर्म है। पुलिस की जानिब से भी भरपूर अंदाज में इस बिजली चोरी के खिलाफ जारी ऑपरेशन में
मुआवनत की जा रही है और बड़े पैमाने पर इस वक्त ऑपरेशन जारी है। जी, ब्यूरो चीफ मुल्तान यासिर मजीद हमें बता रहे थे कि कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मैं तारुफ करवा दूं, एनर्जी एक्सपर्ट अरशद अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इसके अलावा माहिर कानून बैरिस्टर वकास अब्रेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। अरशद अब्बासी साहब, पहले आपकी जानिब में आना चाहूँगा। फरमाएगा, इस वक्त जो सूरत हाल है, महंगी बिजली है, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ बिजली चोरी एक बहुत बड़ा मसला था, लाइन लॉसेस का एक बहुत बड़ा मसला था। लाइन लॉसेस पर तो अभी तक शायद कोई इकदाम नहीं किए गए हैं, लेकिन बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आने वाले दिनों में क्या इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? 6 महीने बाद आपने दोबारा शो करना है। इस तरह का क्रैक डाउन पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा हुए हैं। अगर आपको याद हो, आप शायद बड़े जंग हैं, जो गुलकार आए थे 98 से लेकर 2006 तक, उन्होंने इतना क्रैक डाउन किया था कि इवन जो जितनी भी जो डिस्पोज है, इनके कई लोगों ने सुसाइड कोशिश कर ली। इसके बाद एक एक्ट भी आया 2015 या 16 में, जिसमें सजा भी है, 10 साल है, 5 लाख जुर्माना भी है। बात यह कि इस तरह कभी भी दुनिया में नहीं होता कि पुलिस पीछे पड़ गई है, क्रैकडाउन कर दिया है। आपका क्या ख्याल है कि अगले महीने भी यही होगा, उसके अगले महीने भी यही होगा? बिल्कुल साल के 12 महीने आते। इसके लिए जी, अगर आप वो मैप दिखा सकते हैं तो 100 सब बिलियन से मैपिंग करके दिखाई थी कि ये क्रिटिकल एरियाज हैं और इसमें कुछ टेक्नोलॉजिकल लॉसेज हैं। जी, मैं इस्लामाबाद बैठा हूँ, इस्लामाबाद में इधर जो ट्रांसफार्मर लगे 1.5 से 2% तो गई, इसके अंदर लॉसेज है। हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम एक पुराना रिटेंडेड है, लेकिन इसको इम्प्रूव किया जा सकता है और ये शबाज शरीफ को भी अच्छा, ठीक है बेटर अरशद लगता। अब्बासी साहब, चूंकि बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है, वकास अब्रेज से इस हवाले से बात कर लेते हैं। वकास, बताइएगा कि मुकदमा दर्ज करने का सिलसिला जारी है, तो बिजली चोर को कितनी सजा हो सकती है और कौन सी दफात लगती हैं बिजली चोर पर? 16 के अंदर पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर जो क्रिमिनल अमेंडमेंट्स की गई थी और सेक्शन जो 462 है पाकिस्तान पिनल कोड का, इसके अंदर सर्टेन अमेंडमेंट्स इंसर्ट की गई थी, जिसका पर्पस, मकसद, ऑब्जेक्टिव ये था कि जो बिजली चोर हैं इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए, इनका घेरा, इनके गिर्द घेरा तंग किया जाए। जो मैक्सिमम सजा है वो 3 साल तक और एट द सेम टाइम 30 लाख रुपए तक जुर्माना है। अगर कोई भी शख्स बिजली चोरी करता है तो ये उसके लिए सेक्शन 462 आई दिया गया, और एट द सेम टाइम अगर कोई शख्स जो है बिजली की मेन वायर्स के साथ या तारों के साथ छेड़छाड़ी करता है या वहां से टेम्परिंग करता है तो वहां पे सजा की जो है वो मुद्दत को बढ़ा दिया गया, 10 साल तक कर दिया। इसी तरह अगर कोई एग्रीकल्चरल है, कोई एग्रीकल्चर की फील्ड के अंदर या कोई इंडस्ट्रियल करता है तो वहां पे उनके जुर्माने बढ़ा दिए गए हैं। जो मैक्सिमम एक इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई बिजली चोरी करता है वाफर मकदार के अंदर या बड़े पैमाने पे, तो 50 लाख से ज्यादा इसकी फाइन बतौर पेनल्टी जो है उस पर इम्पोज की जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर 2016 के अंदर ये क्रिमिनल अमेंडमेंट की गई है, अगर इन स्ट्रिक्ट सेंस देखा जाए, इसकी इन्फोर्समेंट या इम्प्लीमेंटेशन को सोसाइटी में यकीनी बनाया जाता है तो 2018-19 के अंदर एक अंदाजे के मुताबिक जो 50 अरब रुपए के करीब 2 सालों के अंदर बिजली जो है वो चोरी की गई थी। वकास अब्रेज इससे साहब, हम बहुत बात तो बड़े कर जो लेते हैं लॉसेस कि मुकदमात भी दर्ज हो रहे हैं, कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, लेकिन इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं नहीं हो पाती है। शायद जो है वो इन्वेस्टिगेशन सही नहीं होती, या कुछ ऐसी ब्लैक शीप्स हैं, काली भेड़ें हैं इदारे के अंदर जो कि साथ मिली हुई होती हैं। इसकी वजूहात क्या समझते हैं आप? ये एक बड़ा समरी सा प्रोसीजर है, बड़ा फरोशियसली, स्पीडीली और एक्टिवली इन चीज़ों को परस्यू किया जा सकता है। जो इसमें कंप्लेनेंट है वो वापडा है, लेस्को जो बिजली प्रोवाइड करता है, उस जिससे ये जो ये समझता है कि वो अग्रीव्ड है, उसकी बिजली चोरी की जा रही है, वो डिपार्टमेंट इट सेल्फ कंप्लेनेंट बन सकता है, पुलिस स्टेशन में जाके FIR का इंदराज करवा सकता है। यहाँ पे भी एक बड़ी कम्प्लेक्स सी चीज़ थी FIR के इंदराज के हवाले से, चूंकि आम मुकदमात में हम ये देखते हैं कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर पुलिस जो है FIR रजिस्टर नहीं कर सकती। यहाँ पे भी ये जो एक कम्प्लेक्स सिचुएशन है, इसको मेरे ख्याल में रिमूव करने की ज़रूरत है। ये बड़ी कम्प्लेक्स सिचुएशन है कि जब तक आप कोर्ट में जाके एक इस्तगासा फाइल नहीं करेंगे, इस्तगासे के बाद फिर उन लोगों को बुलाया जाएगा जिनके खिलाफ ये शिकायत की गई। मेरे ख्याल में ये अगर डायरेक्ट जुरिसडिक्शन पुलिस के हैंड ओवर कर दी जाए कि डायरेक्ट कंप्लेंट जो है वो पुलिस को लॉन्च करवाई जाए और पुलिस जो है उन लोगों के खिलाफ जो भी शवाहिद हैं वो लेके कोर्ट में पेश हो, और एट द सेम टाइम समरी प्रोसीजर आप करते हुए उनकी सजा और जजा का फैसला, इसको ज्यादा लिंगर ऑन ना करवाया जाए। जो मैं सब आपने बात की
कि क्यों ये बिजली चोरी आज तक हम कंट्रोल नहीं कर सके। एक तो इनको ट्रेस करने का तरीकाकार, दूसरा ये कि जब तक इन लॉज की या सजाओं का इतलाक नहीं करवाया जाए कि इनकी इन्फोर्समेंट यानी इम्प्लीमेंटेशन कि को यकीनी नहीं बनाया इम्प्लीमेंटेशन का जाएगा जो और है लोगों वो को खासा मसला है और उसके साथ साथ मैकेनिज्म कोई सिलसिले में नहीं है। वक़ास साहब साथ रहिएगा। अरशद अब्बासी साहब, अभी आप डिस्कोस की बात कर रहे थे, जब बिजली के बिलों पर रिलीफ देने की बात हुई थी, IMF से रुजू किया गया था, तो IMF की जानिब से भी यही कहा गया कि डिस्कोस में माली बेज़ाब्तगियाँ हैं, करप्शन है, आदाद शुमार का एक गोरख धंधा है, जिसकी वजह से ये रिलीफ फराहम करना मुमकिन नहीं है। इसका क्या हल हो सकता है? और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि आज जो एक बार फिर से बिजली महंगी कर दी गई है, जो क्रैकडाउन किया जा रहा है, उसके बाद आप समझते नहीं हैं कि बिजली में जो है वो रिलीफ मिलना चाहिए था, बजाय इसके कि मजीद महंगी कर दी जाती? देखिए, पहली जो बात ये है कि जब ये क्रैकडाउन शुरू किया गया तो सोचने की बात है कि डिस्को में जितने भी जो लोग हैं पहले क्या सोए हुए थे, आज क्रैकडाउन कर रहे हैं। ला तो पहले ही मौजूद था, इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ? देखिए, इधर एक बात सुनिए आपने बड़े जोर से, क्योंकि आप चैनल में बैठे हुए हैं, यहाँ से नॉलेज और इंफॉर्मेशन एक्यूरेट देनी है। प्रोपेगेंडा नहीं, ये साइंस है और मैथ है। इंडिया हमारे साथ में 4,20,000 मेगावाट उनकी कैपेसिटी, वहाँ कभी इस तरह पकड़ दकड़ नहीं हुई। ये ईरान है, ये इवन अफगानिस्तान में उन्होंने पावर सेक्टर में काम किया। देखिए क्या किया लोगों ने, ये आपके हाथ में हर एक मोबाइल फोन है, इवन जिससे ये फोन कनेक्ट किस पास किया, ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया गया है बिजली के निज़ाम के साथ। उसको कहते हैं स्मार्ट ग्रिड, जिसकी वजह से एक मोबाइल के ऊपर डाटा आता है कि किस पावर प्लांट से कितनी बिजली बनी, किस ग्रिड किस रास्ते से आई और किस तरह आपके घर पहुंची, और इवन आपके मोटर ने कितना या बल्ब ने कितना बिजली कंज्यूम किया। ये है लेटेस्ट साइंस, आज में चीजें आ गई। ये नहीं है डंडा मारे पकड़े ये करें, उसमें कोई कुंडा लगाता है फौरन पता लग जाता है। मैं शायद उन बंदों में से था जब इवन इनसाइड लाहौर में एक दफा USAID ने इसी तरह वो स्मार्ट ग्रिड लगाई और वो जो लॉसेस वहाँ पे 42% थे वो 6% पे आ गए। अगर आप जाएं लेस्को के किसी CEO से पूछे कि क्या ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, ये ऐसा हुआ था। बात किस तरह करते हैं कि जिस तरह के मिनिस्टर साहब ये काम कर रहे हैं कि हमारी समझ से बाला तर है, दुनिया में ना यह हल होता है। आप खुद सोचें कि इसने कहा है कि जी कैपेसिटी पेमेंट में बात नहीं हो सकती, IPP में बात नहीं हो सकती, बिजली वही महंगी हो गई। ये पकड़ दर मारो दाड़ो ये काम भाई अब दुनिया में नहीं होते। अब दुनिया में साइंस है, पढ़े लिखे बंदे आने चाहिए, इंजीनियर्स आने चाहिए, यहाँ पे IT के स्पेशलिस्ट आने चाहिए। आपके ख्याल में ये मुल्क की मजाक बना दिया गया? और देखें, आप खुद देखें, आप खुद से आपने 6 सितंबर बनाया है, हम एक एटॉमिक पावर है, हमारे पास एक मिसाइल्स हैं, लेकिन 15 अरब के लिए IMF ने हमारा नाक कटवा दिया। सोचिए ये क्यों हुआ है, ये किसने किया है? क्या गुलबाशन आया था? क्या नरेंद्र मोदी आया था? क्या नेतन्याहू आया था? तो ये हमारे ही करैक्टर है, ये हमारी हमारे ही लोग हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए यकीनन हम इन मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अरशद अब्बासी साहब एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे, बैरिस्टर वकास सबरेज साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे। उनके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले आपको बताएं कि यौम भसीन हर साल 8 सितंबर को 18 शोहदा कब्रिस्तान लाहौर में मनाया जाता है। ये वो दिन है जब 18 बलोच रेजिमेंट मौजूदा 3 सिंध रेजिमेंट ने जुर्रत, बहादुरी और शुजात की तारीख रकम की। पाक फौज ने हमेशा रिवायती और गैर रिवायती जंगों में अपना लोहा मनवाया है। 1965 की जंग ऐसी ही एक मिसाल है जब फौज के हर जवान और अफसर का गैर मुतज़लज़ल किरदार, बुलंद हौसला और पेशा वाराना महारत अपने उरूज पर थी। लाहौर के महाज पर इस जंग में 18 बलोच रेजिमेंट मौजूदा 3 सिंध रेजिमेंट ने हिस्सा लिया। यूनिट के 34 बहादुर बेटों ने मादरे वतन के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। बहादुर बेटों की इन कुर्बानियों ने बिलाशुबा तारीख पर वो अनमिट नकूश छोड़े हैं जो आने वाली नस्लों के लिए हमेशा तहरीक, हौसला और रहनुमाई का जरिया रहेंगे। ये 34 बहादुर बेटे एक ही कब्रिस्तान में मदफून हैं। हर कब्र में जुर्रत, बहादुरी और शुजात का पैकर आसूदाए खाक है। ये बटालियन का एक खुसूसी एजाज़ और स्पिरिट डिकवर के अनमिट ताल्लुक का अब तक का बेहतरीन मज़र है। इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट आज रात 9 बजे के बुलेटिन में भी आप देख सकेंगे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको वेलकम। कहते हैं एक बहरान शुरू होता है और वो ख़त्म नहीं होता, लेकिन दूसरा बहरान शुरू हो जाता है और पाकिस्तान इस हवाले से आजकल काफ़ी परेशान है, क्योंकि लाहौर में चीनी के बाद अब आटे की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। फ्लावर मिल्स ने आटा 3 रुपए फी किलो महंगा कर दिया है, जिसके बाद 10 किलो आटे के थैले की कीमत में 30 रुपए और 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 50 रुपए इजाफा हो चुका है। जबकि परचून में 10 किलो का थैला 1400 और 20 किलो का थैला 2800 से 2850 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। डीलर्स के मुताबिक 10 किलो थैले की एक्समिल कीमत 1380 रुपए, जबकि 20 किलो थैले की एक्समिल कीमत 2750 रुपए हो गई है और ओपन मार्केट में गंदम महंगी होने से आटे की कीमत बढ़ी है। इदारे शुमारियात ने इस हवाले से एक रिपोर्ट भी जारी की है, जिसमें महंगाई के आदाद शुमार का जिक्र किया गया है। क्या बताया गया है इसमें, आपको तफसील दिखा दें। महंगाई कंट्रोल करने की हुकूमती कोशिशें कामयाब न हो सकी। इस हफ्ते महंगाई में 0.96% का इजाफा हुआ। सालाना बुनियादों पर महंगाई 26% से तजावुज कर गई। खाने पीने की तमाम बुनियादी अशिया में इस हफ्ते नुमाया इजाफा हुआ। इदारे शुमारियात के मुताबिक टमाटर 17% महंगे होकर 110 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। दाल मसूर की कीमत 11% इजाफे के बाद 350 रुपए फी किलो पर पहुँच गयी। मुल्क में चीनी के बहरान ने दोबारा सर उठा लिया। 1 किलो चीनी की कीमत 180 रुपए से तजावुज कर गई। कई शहरों में चीनी 200 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। इस हफ्ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल की। 1 लीटर पेट्रोल 306 और डीजल 312 रुपए पर पहुंच गया। LPG 5% महंगी होकर 265 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। लहसुन, दाल, मूंग, प्याज और सफेद चने की कीमतों में भी इस हफ्ते नुमाया इजाफा हुआ। तो महंगाई के आदाद शुमार तो ये बताते हैं कि महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन अवाम के जज्बात भी आउट ऑफ कंट्रोल हैं। क्या कहते हैं आप भी देखिए। चीजें महंगी हो गई हैं, कौन सी चीज सस्ती है? पाकिस्तान में सिर्फ इंसान की जिंदगी सस्ती मौजूद है। हर चीज जो है ना 1000% बढ़ा दें, जिंदा लाशें फिर रही हैं, जो जी चाहता है किसका करते रहें। तो आम पहले महंगाई की वजह से खुदकुशियां कर रही है, कत्लो गारत इतनी बढ़ गई है कि हर दूसरा आदमी वारदात का सोच रहा है। आगे ही हम दरबदर हो गए, मुल्क को लंबा कर दिया इन लोगों ने, बेड़ा गर्क कर दिया हर चीज का। पता नहीं ये इस मुल्क में अवाम में कोई खाना जंगी करवाने का प्रोग्राम है। ये इंतजार कर रहे हैं कि लोग कैसे फट के सड़कों पे आए। अवाम को जो है ना उन्होंने सड़कों पे भीख मांगने पे मजबूर कर दिया है। सारे सरकारी अफसरों को बिजली फ्री है, पेट्रोल फ्री है, गैस फ्री है, ये तो अवाम गरीब अवाम पिसती जा रही। लोग जो है ना फाका कशी पे आ गए हैं। ये पाकिस्तान का बदतरीन अरसा गुजरा ये 5 साल का जो है। तो अवाम के जज्बात आपने जाने। नाज़रीन, ओपन मार्केट में कीमत बढ़ने के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटे की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है। इसी पर ही बात करते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान से। लुकमान, बताइएगा कि यूटिलिटी स्टोर्स पर क्या सूरत हाल है, आटे की क्या कीमत है? गंदम की कीमत बढ़ने के बाद फ्लावर मिल्स ने भी आटे की कीमत में इजाफा कर दिया और इसका जो 10 किलो थैला है वो 1400 रुपए का हो गया और 20 किलो का थैला जो है वो 2800 रुपए का हो गया। अब इस वक्त जो लोगों को एक ऑप्शन थी कि यूटिलिटी स्टोर पे आटे की कीमत कम थी, लेकिन यूटिलिटी स्टोर पर जो आटे की इस वक्त कीमत है 10 किलो के थैले की वो 1420 रुपए है। गोया के ओपन मार्केट से यूटिलिटी स्टोर में जो आटे की कीमत ज़्यादा है। यही वजह है कि इस वक्त यूटिलिटी स्टोर में आटे की खरीदारी नहीं हो रही। ज़्यादातर वही लोग खरीदारी कर रहे हैं जो बेनजीर इनकम सपोर्ट के जो रजिस्टर्ड हैं, उनको तो ये आटा जो है 650 रुपये मिल रहा है, लेकिन आम आदमी के लिए जो आटे की कीमत है 1420 रुपये है। यही वजह है कि लोगों का रुझान या यूटिलिटी स्टोर पे कम हुआ है। वो एक जो सोच थी कि ये यूटिलिटी स्टोर पर कोई सस्ती चीज़ मिलेगी, उनकी बचत हो जाएगी, वो नहीं हो रही और लोग मजबूरन वापस जाते हैं, यहाँ रेट पता करते हैं और वापस चले जाते हैं। जी, तो यूटिलिटी स्टोर्स पर क्या सूरत हाल है, इस हवाले से मोहम्मद लुकमान हमें बता रहे थे। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है आसिम रजा अहमद साहब ने, जो कि चेयरमैन पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन है। आसिम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, जैसा कि आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, लेकिन उसके बावजूद भी कभी चीनी का बहरान, कभी आटे की कीमतों में इजाफा हो जाना, अब भी आटे की कीमत में इजाफा हो चुका है। वजूहात क्या है सर, प्रॉब्लम कहाँ पर है? देखें, जब भी एक सर्टेन प्राइस से गंदम की प्राइसेस ऊपर जाती थी तो आटे की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, तो हुकूमत रिलीजेस स्टार्ट कर देती है। इस दफा जो सेक्रेटरी फूड थे उन्होंने एक नई पॉलिसी और नया एक सिस्टम स्टार्ट किया, जिसकी वजह तक ना तो अब तक मार्केट में डिटरमिन किया जा सका है कि आटे की प्राइस आइंदा साल में क्या होनी है, और ना ही गंदम का इजरा किया गया। तो ये बेसिक वजह है। अदरवाइज तो जैसे ही सरकारी प्राइसेस को गंदम आटे की प्राइसेस टच करती थी
या उससे ऊपर जाने लगती थी, तजावुज करती थी, तो सरकारी रिलीज स्टार्ट करके उसको मेंटेन कर लिया जाता था। इस टाइम मार्केट में गंदम की जो प्राइस है पिछले एक हफ्ते के अंदर वो 125 रुपए से ज्यादा उसके अंदर राइज आ चुका है, और ये तकरीबन राइज रुका नहीं है, राइजिंग ट्रेंड है और ये मजीद बढ़ने का अंदेशा है। आसिम साहब, बम्पर क्रॉप के दावे किए गए थे हमारे हुक्मरानों की जानिब से, लेकिन वो बम्पर क्रॉप का असर जो है वो नज़र नहीं आया। उसके बाद हमने रूस से भी गंदम मंगवाई और कहा यह जा रहा था कि मुमकिन तौर पर आटे की कीमतों में कमी आ सकती है, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देखिए भाई, जो बम्पर क्रॉप है वो अपनी जगह पे, लेकिन उसमें से आप देखें ना, बाइंग कर ली गई सरकारी तौर पर 39 लाख टन पंजाब ने खरीदी, पास्को ने खरीदी, सिंध फूड डिपार्टमेंट ने खरीदी। तो जब ये तमाम जो चीज़ें हैं आपके सामने, डिप्टी कमिश्नर ने एक एक चौकी पे चेक पोस्ट लगा के ज़बरदस्ती गाड़ियां अनलोड की, जो कि पॉलिसी गलत बनाई गई थी, तो ये मामला हुआ। तो ये जब ये सारे मामलात हुए तो उसके अंदर मैं नहीं समझता कि वो बम्पर क्रॉप वाली बात जो सी है वो ठीक थी, लेकिन इतनी ज़रूर है कि हमारी ज़रूरत पूरी हो तो फिर बाहर से मंगवाने की ज़रूरत क्या थी इन्हें। 19 लाख टन पहले शॉर्टफॉल था, अब जो नई असेसमेंट की गई उसमें 24 लाख टन शॉर्ट है। हमारी अपनी ज़रूरत के मुताबिक मुल्क की जो गंदम है वो इस दफ़ा जो पैदा हुई है और जो पिछला स्टॉक है उसको मिला के 24 लाख टन का शॉर्टफॉल है। तो अगर उसको मीट अप नहीं किया जाएगा तो आटे की कीमतें बढ़ती जाएंगी, रुकेंगी नहीं। क्या जो कोटा है वो सही तौर पर जारी नहीं किया जा रहा फ्लोर मिल्स को? जी, अभी तक तो गंदम का इजरा नहीं हुआ। जब गंदम का इजरा होगा और जिस प्राइस पे हुकूमत कहेगी कि ये आटे की प्राइसेस है तो फिर उस पे रहेगा। अभी तक तो गंदम का इजरा नहीं किया गया। वजूहात क्या हैं? क्या कोई बात हुई इस सिलसिले में गवर्नमेंट के साथ? अब तो खैर निगरान हुकूमत है, तो कोई बात हुई उनके साथ? देखें, अभी तक हुकूमती लेवल पे किसी किस्म का ना उन्होंने पूछा और ना कोई पॉलिसी बनी है इजरा की। अदरवाइज तो सितंबर तो बहुत दूर की बात है, पिछले साल मई में स्टार्ट हो गई थी। नॉर्मली अगस्त के अंदर गंदम का इजरा हो जाता है। इस दफ़ा ये चाह रहे थे कि हम पूरा जो सब्सिडी है या जो मार्कअप्स है वो सारा डाल के गंदम का दें और मार्केट लेवल पे रखते हुए दें। जब मार्केट में से बिल्कुल गंदम हो जाएगी, आना शुरू, उस टाइम पे इजरा किया जाएगा। तो अभी तो फिर गंदम तो आ रही है लेकिन अपने रेट पे आ रही है। तो अभी क्या कीमतें मजीद बढ़ेंगी आटे की मार्केट में? जी बिल्कुल, अगर गंदम का इजरा सरकारी तौर पर कम नरखों में नहीं होता तो गंदम में की वजह से आटे की प्राइसेस बढ़ती जाएंगी। इसमें कमी का कोई रुझान मैं नहीं देखता। अवाम को यहाँ पर जो है वो भुगतना पड़ेगा, लेकिन ज़रूरी ये है कि हुकूमत इसमें कुछ इंटरेस्ट दिखाए और अवाम की मुश्किलात को दूर करे। बहुत शुक्रिया आसिम रज़ा अहमद साहब, चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे, तमाम सूरत हाल के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बात कर लेते हैं सिंध के दारुल हुकूमत कराची की, जहां पर गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान आशूब चश्म के केसेस में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। ये आंखों का एक वायरल इन्फेक्शन है जिससे नौउम्र बच्चे, नौजवान ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। गुज़श्ता 15 दिनों से ये बीमारी बेतहाशा फैल रही है और माहिरीन का ये कहना है कि मुमकिन तौर पर ये माहौलियाती आलूदगी से बीमारी फैल रही है। बिल्कुल, सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस आई इन्फेक्शन के हवाले से मजीद डिटेल में बात करेंगे। कराची का शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जो माहौलियाती आलूदगी से पाक हो। टूटी हुई सड़कें, धूल, गर्दो गुबार, गंदगी और धुआं आंखें मुतासिर करता है। शहर कायद में आशूबे चश्म के मरीजों में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक आशूबे चश्म में तेजी से इजाफे की एक अहम वजह माहौलियाती आलूदगी है। कराची के मुख्तलिफ अजला में हर उम्र के अफराद आँखों की बीमारी का शिकार हो रहे हैं। आँखों का ये मर्ज एक से दूसरे फर्द में फैलता है। नहीं, ये तासुब बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। देखने से नहीं होता, टच से हो सकता है, पानी सेम इस्तेमाल करने से हो सकता है, कपड़ा सेम इस्तेमाल करने से होता है। कॉन्टैक्ट हिस्ट्री होनी चाहिए, ट्रांसमिशन का तरीका ही कॉन्टैक्ट है। आशूबे चश्म की आम अलामात में आँखों से पानी आना, सुर्ख होना और खारिश होना शामिल है, जबकि चश्मा लगाने से मर्ज के फैलाव में फर्क नहीं पड़ता। हिफाजती तदाबीर के तौर पर आंखों से निकलने वाले रतूबत को अच्छी तरह साफ करना लाजमी है। मुतासिरा फर्द अपना तौलिया, साबुन और तकिया अलग रखे। तो रिपोर्ट आपने देखी। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर असद असलम साहब ने, जो कि आई स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, बताइएगा कि ये जो वायरल आई इन्फेक्शन है ये किस तरह से फैलता है, सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? नरसीम, जैसे तो आपने फरमाया
कि ये वायरल इन्फेक्शन है तो ये होता भी उमन रेनी सीजन में है, जब भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो एनवायरनमेंट में तो ये उसी सीजन में देखा जाता है, ये बरसात के मौसम में। और बेसिकली इसके जो अलामात हैं वो आंखों से पानी निकलना, आंखें सुर्ख हो जाना, और कई दफ़ा रोशनी बर्दाश्त नहीं होती, और कई दफ़ा आंखें सूज भी जाती हैं। तो ऐसी सूरत में एक पहली तो मैं सबसे ज़रूरी एहतियाती तदाबीर बता दूं, वो ये है कि आंखें मलनी नहीं चाहिए बिल्कुल, क्योंकि आंखें मलने से खुजली बहुत होती है, खारिज बहुत होती है। आंखें मलने से आप अपने जो सामने कॉर्निया है वो मलने से उसको भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो इसलिए मलने से गुरेज करें। और इन्हें जब ऐसी अलामत हों तो आप किसी भी हमारे इमराज चश्म मिल के उनसे अद्वियात ले लें। बेसिकली इसमें एंटीबायोटिक देना पड़ता है ताकि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए, और आर्टिफिशियल टीयर्स देने पड़ते हैं बड़े फ्रीक्वेंटली, आधे घंटे के बाद, क्योंकि खारिज बहुत ज़्यादा होती है। तो बजाय आंखें मलने के अगर आप आर्टिफिशियल टीयर्स डाल लें तो वो आपके खारिज को काफ़ी हद तक कम कर डॉक्टर साहब, देती है। हमारी सोसाइटी में उमूमन ये होता है कि लोग मुख्तलिफ रेमेडीज़ की तरफ जाते हैं, या तो जो है वो घर पे ही कुछ ऐसे टोटके इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल रोज़ वाटर का इस्तेमाल ये समझा जाता है कि वो आंखों के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा ठंडे पानी के छींटे मारना वो कहते हैं जिससे ठीक हो जाता है, तो इस बारे में बताइएगा। देखें, आपको सबको पता है कि आजकल पानी के क्या हालात हैं, पानी कितना साफ है या नहीं साफ। अगर आप उसके पानी के छींटे मारेंगे तो खुदा ना खाता उसमें कोई पहले ही कोई जरासीम मौजूद हो तो वो तो पहले ही इन्फेक्शन है, एक और इन्फेक्शन आंख में ऐड हो जाएगी। तो पानी के छींटे मारने से अवॉइड करना चाहिए। जो एंटीबायोटिक ड्रॉप्स हैं और आर्टिफिशियल टीयर्स हैं वो स्टरलाइज होते हैं, वो इस्तेमाल कर लें ताकि मजीद इन्फेक्शन ना हो। ठीक है। इसमें जो एहतियाती मैंने जैसे आपको पहले बताया कि एक तो आंखें मलनी नहीं चाहिए, दूसरी जो इसको फैलाव से रोकना सबसे जरूरी है, और वो पेशेंट के अपने हाथ में होता है कि उसको फैलने से कैसे रोके। इसके लिए आपने अब जैसे आपने कभी रिपोर्ट पेश की कि तकिया, तौलिया, रुमाल, अपने चादर वगैरह अलग रखें, बच्चों को प्यार ना करें, बड़ों से आप हाथ ना मिलाएं, क्योंकि ये बड़ी कंटेजियस है, फौरन ये फैल जाती है, फौरन लग जाती है। और पेशेंट को चाहिए कि वो ऐसा धूप वाला चश्मा लगा के जब भी घर से बाहर जाए, बल्कि घर के अंदर भी रहे तो जो चश्मा धूप वाला चश्मा लगा के रखें, क्योंकि इसमें ऐसा रोशनी भी बर्दाश्त नहीं होती। ठीक, यानी कि एहतियात लाजिम है और डॉक्टर से रुजू किया जाना चाहिए ऐसी सूरत हाल में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर असद असलम साहब, माहिर अमराज चश्म हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि इस वायरल इन्फेक्शन से बचा कैसे जा सकता है। और नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। खुदा हाफिज़।